हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स प्रीति चौधरी साइंस क्लास। आप लोग के लिए आज हम लेकर के आए हैं क्लास 9th बायोलॉजी एनसीईआरटी सीरीज़ का फर्स्ट चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। आप सभी जानते हैं फंडामेंटल यूनिट क्या है लाइफ की? सेल। तो हम कैसे डिफाइन करते हैं? व्हाट इज सेल? द सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्वेश्चन क्या राइज होता है कि वाई द सेल इज कॉल्ड टर्म स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ? Cause number of cell combine together to form your body structure and number of cells combine together to perform different type of function. That's why cell is called the structural as well as functional unit of life. As you read out in second point, the cell is the basic structural and functional unit of living organism. Cell एक लिविंग गिविंग सब्सटेंस से बनता है जिसे हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या कहते हैं बेटा? हम उसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। सबसे पहले जो सेल की डिस्कवरी की थी वो किसने की थी? रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट ने की थी। रॉबर्ट हुक ने क्या ऑब्जर्व किया था? उन्होंने अपने सेल्फ डिज़ाइंड माइक्रोस्कोप के अंदर एक बार्क, छाल को जिसे कहते हैं, जो अपर पार्ट होता है प्लांट का बॉडी पार्ट में से, उस छाल को, कॉक स्लाइस को उन्होंने क्या किया? अपने सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप के अंदर उन्होंने रख के देखा। एंड व्हाट शुड दे ऑब्जर्व? उन्होंने वहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया? उन्होंने वहाँ पे ये ऑब्जर्व किया कि जो आपकी छाल है उसमें बहुत सारे नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं। क्या है वहाँ पे? बहुत सारे नंबर ऑफ़ कॉलम्स बने हुए आ रहे हैं और सबका जो है ऑलमोस्ट साइज सिमिलर है, सब एक जैसे हैं। और इनसाइड द कॉलम जो भी मटेरियल है हर एक कॉलम के अंदर सेम है। इसका मतलब ये वर्ड जो था ये लैटिन वर्ड से निकाला गया जिसका मतलब होता है एक लिटिल रूम, सेलुला। सेलुला का मतलब होता है एक छोटा कमरा जिसमें जितने भी इक्विपमेंट्स हैं वो सब क्या होंगे? सारे के सारे एक जैसे होंगे। तो वहाँ से ये वर्ड निकल के आया सेल। और ये उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ऐसे ही छोटी छोटी नंबर ऑफ सेल से मिलके हमारा क्या बनता है? एक ऑर्गेनिज्म तैयार होता है। और मतलब वो जो लिटिल रूम थे वो एक हनी कॉम की तरह दिख रहे थे, मधुमक्खी के छत्ते की तरह उनको उसमें दिख रहे थे। एंड दैट्स इन दैट मैनर रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड द टर्म सेल। अब बात आती है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आपके क्या होते हैं और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ सिंगल सेल कंटेन करे और एक ही सेल नंबर ऑफ फंक्शंस परफॉर्म करता है उसे हम क्या कहते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। एज लाइक योर अमीबा। अमीबा का आपको पता है एक ही सेल होता है। वही सेल सूडोपोडिया की हेल्प से खाना लेता है, खाना लेके उसी सेल के अंदर इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, इजेशन, सब कुछ सारे काम क्या करता है? एक ही सेल परफॉर्म करता है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और मल्टी सेलुलर वो होते हैं जिनमें नंबर ऑफ सेल्स होते हैं और पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सेल एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल फंक्शन ही परफॉर्म करता है। एज लाइक ह्यूमन ऑर्गन की अगर आप बात करें, किडनी का फंक्शन अलग है, आपके लिवर का फंक्शन अलग है, ईसोफेगस का अलग अलग, इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स का अलग अलग फंक्शन है और सब अलग अलग प्रकार के सेलों से बने हुए हैं। इट वेरी क्लियर कि इसमें डिवीजन ऑफ लेबर होगा। हर एक सेल को क्या काम करना है वो उसमें अलग अलग सेल के लिए अलग अलग तरीके से मैंशनड होता है। यहाँ पे मैंने आपको डिफरेंसेस दिए हैं 4 पॉइंट्स। प्लीज़ वीडियो को पॉज करके आप चाहें तो इनको नोट डाउन कर सकते हैं। यूनिसेलुलर में भी हमने आपको बताया सिंगल सेल जो है वो सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है। मल्टी सेलुलर में अलग अलग सेल असाइन होते हैं अलग अलग फंक्शन के लिए, जिसकी वजह से यूनिसेलुलर का लाइफ टाइम क्या होता है? शॉर्ट होता है कंपैरेटिवली टू मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है। व्हाट इज सेल मेड अप ऑफ? सेल बेसिकली 3 मेन पार्ट से मिलके बना हुआ होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, योर न्यूक्लियस एंड योर साइटोप्लाज्म। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन क्या होती है। हर एक सेल की जो आउटर कवरिंग होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ द आउटर कवरिंग ऑफ ईच सेल। हर एक सेल की आउटर कवरिंग क्या कहलाती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाती है। इट इज़ प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। किस में प्रेजेंट होती है? प्लांट और एनिमल सेल्स में ये प्रेजेंट होती है। काफ़ी थिन होती है, हल्की होती है, पतली होती है, डेलिकेट होती है, ठीक है, इलास्टिक होती है और सेलेक्टिवली परमीबल। अब वर्ड आया, व्हाट डू यू मीन बाय टर्म सेलेक्टिवली परमीबल? ये मेम्ब्रेन डिसाइड करेगी इनसाइड द सेल विच मटेरियल हैज़ टू बी गो इनसाइड एंड विच हैज़ टू बी गो आउटसाइड। क्योंकि अदरवाइज़ अगर हमारी मर्जी हुई तो आप कुछ भी उसमें से निकाल के कुछ भी इंजेक्ट करा सकते हैं, नहीं करा सकते। प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग डिसाइड करेगी कि वो किसको इनटेक करना चाहती है सेल में और किसको सेल से बाहर निकालना चाहती है। ठीक है। और ये डबल लेयर्ड होती है। मैं भी आगे आपको इसका फंक्शन दिखाती हूँ। ठीक है, डायग्राम के साथ में आएगा भी ये आगे। चलिए यहाँ पे दिखाएंगे हम इसको भी, आपको न्यूक्लियस के साथ में दिखा देंगे।
ठीक है। जैसे न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन होती है, इसी तरीके से प्लाज्मा की भी मेम्ब्रेन होती है। आउटर वो डबल एनवलप होती है, ठीक है, एनवलप के फॉर्म में होती है। द प्रोवाइड, और उसका काम होता है वो मैकेनिकल बैरियर प्रोवाइड करती है। अगर लेयर है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मौजूद है, तो मैकेनिकल बैरियर प्रोवाइड करेगी, सेल को प्रोटेक्ट भी करके रखती है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेन फंक्शन होता है इनसाइड और आउटसाइड फ्लो को मेंटेन करके रखना, वाइड सेलेक्टिव परमेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। लेकिन प्लांट सेल्स में एक और एक्स्ट्रा होती है सेल वॉल, जो कि एनिमल्स में नहीं होती है। एनिमल्स की आउटर कवरिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जबकि प्लांट्स की अगर आप बात करेंगे उनमें एक हार्ड सरफेस और होता है जो डेड होता है बेसिकली, जिसे आप क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। अब बात आई व्हाट डू मीन बाय टर्म एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब आपको पता है प्लांट्स एनिमल में ट्रांसपोर्टेशन तो होगा, फूड, वाटर, मिनरल सब्सटेंसेस का, लेकिन ये ट्रांसपोर्ट दो प्रकार का होता है, एक्टिव एंड पैसिव। एज अ नेम सजेस्ट, एक्टिव, एक्टिव का मतलब जिसको एनर्जी चाहिए फ्लो होने के लिए, और पैसिव जिसको कोई एनर्जी नहीं चाहिए। पैसिव में क्या होता है, जो आपका मटेरियल, फूड सब्सटेंस है, वाटर है, वो फ्लो होता है हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन। देखिए, अगर आपको पानी को ऊपर से नीचे फॉल कराना, तो आप सीधे मग को ऊपर से नीचे गिरा दीजिए, आपका पानी नीचे गिर जाएगा। लेकिन अगर उसी मग ऑफ वाटर को आपको नीचे से ऊपर ले आना है, तो क्या आप उसे नीचे से ऊपर ऐसे पहुंचा पाएंगे? नहीं पहुंचा पाएंगे। आपको या तो पंप लगाना पड़ेगा, कुछ भी लगाना पड़ेगा। इट मीन्स आपको वहाँ पे एनर्जी चाहिए, इसका ना लो टू हाई अगर आप जा रहे हैं, ठीक है। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट वो ट्रांसपोर्ट होते हैं जिनमें किसी एडिशनल एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट आपके वो ट्रांसपोर्ट होते हैं जिसमें आपको एडिशनल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। मैं बात करूंगी पैसिव ट्रांसपोर्ट बेटा दो प्रकार का होता है, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन में मूवमेंट तो हायर टू लो होगा, ऐसी ऑस्मोसिस में हाई टू लो होगा, लेकिन डिफ्यूजन कैन फंक्शन फॉर ऑल थ्री स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, व्हाइल ऑस्मोसिस वर्क ओनली फॉर द लिक्विड सब्सटेंसेस। ये कुछ डिफरेंसेस हैं, प्लीज़ मेक द वीडियो पॉज, और चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, आप इसे बाद में नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। अब ऑस्मोटिक सॉल्यूशन जो होते हैं वो बेटा तीन प्रकार के होते हैं, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक। हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस वो होते हैं जिसमें ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन कम होती है अनदर सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में। जैसे आप लोगों ने किशमिश वगैरह ऐसे गलाते हैं, ठीक है, आपने देखा वो फूल जाती है, वो पानी उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। इसका मतलब ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन क्या है, किशमिश की कम है और सॉल्यूशन की क्या है, ज़्यादा है। आइसोटोनिक वो होते हैं जिनमें किसी में भी कोई चेंज नहीं आता। अगर आप एक एग शेल को, जो आउटर हार्ड कवरिंग होती है, उसे पानी में डाल दीजिए, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो आइसोटोनिक मेंटेन करता है कि जो आपने उसमें सब्सटेंस डाला है उसका कंसंट्रेशन और जो आउटसाइड सॉल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन क्या है, सेम है। और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वो होता है जिसमें ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन हाई होता है अनदर सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करेंगे बल्क ट्रांसपोर्ट। आता नहीं है फिर भी हम बता देते हैं। बल्क ट्रांसपोर्ट का मतलब ये होता है कि आप बंच में इकट्ठा बहुत सारा फूड मटेरियल को एक साथ ट्रांसपोर्ट करा देना एक जगह से दूसरी जगह, दैट इज़ कॉल्ड अ टर्म बल्क। बल्क का मतलब होता है इकट्ठा। नेक्स्ट टॉपिक इज़ योर न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को देखिए, न्यूक्लियस क्या है, ब्रेन बोला जाता है सेल का। न्यूक्लियस इज़ अ मेजर सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल सेलुलर एक कंपोनेंट होता है जो कि बाउंडेड रहता है टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, जिसे आप न्यूक्लियर एनवलप कहते हैं। आप यहाँ पे डायग्राम में इसको देख पा रहे हैं, जो आउटर पार्ट है वो बेटा डबल लेयर्ड फॉर्म में, इसका मतलब वो एनवलप जैसे लिफाफा होता है आपका, डबल लेयर्ड होता है। इसके बीच में न्यूक्लियोप्लाज्म भरा हुआ होता है। क्या भरा हुआ होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म इसके अंदर भरा हुआ होता है। और न्यूक्लियस के अंदर क्या फील्ड होता है, साइटोप्लाज्म फील्ड होता है। क्या फील्ड होता है आपका इसके अंदर, साइटोप्लाज्म फील्ड होता है। और ये कंटेन करता है आपका क्रोमेटिन मटेरियल। क्रोमेटिन का मतलब होता है डीएनए। डीएनए का मतलब जो हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन को लेकर के जाता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक के लिए। न्यूक्लियोपोर्स इसके अंदर होते हैं, ठीक है। द न्यूक्लियर एनवलप कंटेन मैनी पोर्स। ग्राउंड सब्सटेंस इसके अंदर अभी मैंने बताया क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। अब न्यूक्लियस में अब क्रोमेटिन मटेरियल है, इसका मतलब ये मेन रोल अदा करेगा। न्यूक्लियस जो कहते हैं डीएनए टेस्टिंग करा लीजिए, तो वो न्यूक्लियस ही तो न्यूक्लियस के अंदर ही तो आपका क्रोमेटिन मटेरियल मौजूद है। तो उससे आप क्या पता लगा सकते हैं कि आपके पेरेंट्स कौन हैं, आपके फोरफादर्स के अंदर क्या क्या फीचर्स थे। एक डीएनए टेस्टिंग से आप अपना पूरा जनरेशन का पता लगा सकते हैं, क्योंकि इसका काम ही होता है हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट कराना। तो क्रोमेटिन मटेरियल क्या होता है यहाँ पे, डीएनए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, जिसे आप सिंपली कहते हो,
ठीक है, और प्रोटीन तो ये लेके ही जाएगा, ये मैंने बता दिया। नेक्स्ट जनरेशन इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है आपका। और जीन, व्हाट इज़ जीन? जीन इज़ अ फंक्शनल यूनिट ऑफ क्रोमोसोम। ये जीन्स ही होते हैं जो फंक्शनल यूनिट होते हैं किसके? क्रोमोसोम्स के। न्यूक्लियस उसके साथ साथ आपके बॉडी के जितने भी फंक्शंस होते हैं, मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज़ होती हैं, उनको क्या करता है? रेगुलेट करता है, आपकी सेल साइकिल को भी रेगुलेट करता है। नेक्स्ट, अभी हमने बताया इसमें क्या फील्ड होता है? साइटोप्लाज्म फील्ड होता है। साइटोप्लाज्म में ग्राउंड सब्सटेंस कंटेन करता है जिसे हम कहते हैं साइटोसोल। क्या कहते हैं? साइटोसोल कहते हैं। इसका काम होता है मेटाबॉलिज्म पाथवे प्रोवाइड करना, कि क्या क्या बॉडी के अंदर फंक्शनिंग हो रही है, वो प्रॉपर्ली हो रही हैं, नहीं हो रही हैं, उन्हें किस तरीके से होना चाहिए, इसका ये कौन कंट्रोल करता है? नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? साइटोप्लाज्म के द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट आ रहे हो सेल ऑर्गेनेल्स। यहाँ पे आप बस इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये सारे जो उसके अंदर दिए हैं राइबोसोम्स वगैरह, ये सब मैं आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, उससे पहले सेल ऑर्गेनेल्स तक पहुँचने से पहले हमें कुछ सेल्स का डिफरेंस पता होना चाहिए। प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं और यूकैरियोट। प्रोकैरियोट सेल्स वो होते हैं जो वेल डेवलप्ड नहीं होते, जबकि यूकैरियोट्स वो सेल्स होते हैं जो कि आपके वेल डेवलप्ड होते हैं। प्रोकैरियोट्स में अगर डेली उससे आप एग्जांपल ले लिए, एक मदर का जो 1 मंथ का बेबी होता है, अगर आप उसका कभी आपने अल्ट्रासाउंड या कुछ देखा हो तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे उसमें कोई फीचर डेवलप नहीं होते, जस्ट अ क्लम्प ऑफ मास। ठीक है, वो एक मास का गुच्छा होता है, उसमें ना कोई हैंड आपको नज़र आएंगे, ना कोई नोज़, कोई फीचर नज़र नहीं आएंगे, जस्ट अ पीस ऑफ मास। ठीक है, लेकिन जैसे वो 3 मंथ और 4 मंथ में होने लगता है, एम्ब्रियोलॉजी में अगर आप स्टडी करेंगे तो आप क्या देखते हैं? उसके डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं डेवलप होने लग जाते हैं, और हर एक ऑर्गन का एक अपना पैटर्न होता है। ठीक है, सो इट्स वेरी क्लियर वाई दिस। ठीक है, तो प्रोकैरियोट्स बहुत छोटे होते हैं, यूकैरियोट कंपैरेटिवली हाई होते हैं। प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, क्यों? वो तो बस एक क्लम्प है। ठीक है, और यूकैरियोट्स में क्या होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोट्स में वेल डेवलप्ड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं, और जबकि यूकैरियोट्स में वेल डेवलप्ड सेल ऑर्गेनल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, लाइजोसोम्स, ये सारे क्या होते हैं? आपके मौजूद होते हैं। इसमें सेल डिवीजन जो होता है वो फिजन या माइटोसिस होता है, और जबकि यूकैरियोटिक में क्या होता है? मियोटिक और माइटोटिक दोनों तरीके से सेल का डिवीजन आपका हो सकता है। अब हम बात करेंगे व्हाट इज़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेल के अंदर एक मेम्ब्रेन नेटवर्क होता है, मेम्ब्रेनस नेटवर्क भरा हुआ होता है, जिस कंटेन करता है ल्यूमेन। ठीक है, जो इंटरसेलुलर कैविटी को कंट्रोल करता है। बेसिकली जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, वो 2 प्रकार का होता है, रफ़ और स्मूथ। रफ़ का काम होता है वो अपने साथ क्या, रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम्स को अटैच रखता है। रफ़ सरफेस है तो कोई चीज़ इजीली उस पर स्टिच रह सकती है, राइबोसोम्स को अपने से जोड़ के रखता है, और राइबोसोम्स का काम होता है प्रोटीन को सिंथेसाइज कराना। क्या होता है राइबोसोम्स का काम? प्रोटीन को सिंथेसाइज कराना। जबकि अगर मैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करूँ, ठीक है, ये सीक्रेट करता है एक लिपिड, एक फ्लूइड करता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मोस्टली मैमल्स में क्या होता है? एब्सेंट होता है। क्यों? इसका काम होता है डिटॉक्सिफिकेशन का। किसका काम होता है? डिटॉक्सिफिकेशन का। कभी आपने ऑब्जर्व किया हो कि अगर एक वुमेन ड्रंक्ड है और एक मैन ड्रंक्ड है, तो आप क्या देखेंगे? लेडी को जो होता है नशा ज़्यादा होता है। क्यों? उनके अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट होने की वजह से, बिकॉज दे आर मैमल्स। ठीक है, तो उसमें क्या होगा? डिटॉक्सिफिकेशन आसानी से नहीं हो पाता, जबकि मेंस में क्या होता है? उसका जो नशा होता है वो बहुत जल्दी डाई आउट हो जाता है। ड्यू टू दीज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो अपनी बॉडी को टॉक्सिक नहीं होने देते हैं कंपैरिजन टू अ वुमन। ठीक है, सेकेंड लास्ट पॉइंट में देखिए, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन। स्मूथ का काम ये होता है, और रफ में मैंने आपको बताया इनका काम क्या होता है? प्रोटीन को सिंथेसाइज कराना। क्यों? राइबोसोम्स अटैच होते हैं। राइबोसोम का मेन फंक्शन ही ये है कि वो प्रोटीन को क्या कराता है? सिंथेसाइज कराता है। नेक्स्ट जो सेल ऑर्गेनेल्स है आपका गोल्जी एपरेटस। ठीक है, जिसे गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जाना जाता है। प्लीज़ सी द डायग्राम। मैच्योरिंग फेज दे रखे हैं। सिस्टर्ना जो होता है ये बेसिकली जो टर्निंग पॉइंट होते हैं इनको सिस्टर्ना कहते हैं। वेसिकल फेज मैं बता दूं, ये एक के ऊपर एक लेयर्ड फॉर्म में होते हैं एज अ सेक लाइक स्ट्रक्चर। सेक का मतलब होता है बोरे की तरह एक के ऊपर एक पैरेलली क्या होते हैं? अरेंज होते हैं। तो गोल्जी एपरेटस में क्या होता है? फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स होती हैं और फ्लैटन्ड सिस्टर्ने होते हैं। क्लोज सेक्स होती हैं, साइड से एकदम बोरी की तरह ये बने हुए होते हैं। सिस्टर्ने स्टिक टुगेदर इन अ पैरेलल मैनर, ये मैंने आपको बता दिया। इसका मेन काम होता है सेक्रेटरी। सेक्रेटरी का मतलब क्या होता है? जैसे फॉर एन डेली लाइफ से एग्जांपल लीजिए, सपोज
आप मेरे बॉस हैं, मैं आपकी सेक्रेटरी हूँ, तो मैं क्या करूँगी, अगर आपके लिए मेरे बॉस के लिए कोई कॉल आई है तो मैं उस कॉल को रिसीव करूँगी। मैंने कॉल रिसीव करी, मैंने कहा सर यू हैव टू वेट, मैं सर से डिस्कस करके आपको बताती हूँ। फिर मेरे बॉस ने, जैसे आपने मुझे जो मैसेज कन्वे किया, मैं उसे वहाँ तक क्या करूँगी, डिस्पैच करूँगी। चलिए देखते हैं, इस पर नज़र डालते हैं। इसका काम क्या होता है, जैसे मैं सेक्रेटरी थी, मैंने स्टोरेज किया, स्टोर करता है, फिर उसको प्रोसेस में लाता है। प्रोसेस में लाने के बाद न्यूट्रिएंट्स को, उनको पैक करके और एक पर्टिकुलर साइट जहाँ तक उसको पहुँचाना है, उसको वहाँ तक ये पहुँचाता है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड अ टर्म सेक्रेटरी। इट प्रोड्यूस वैक्यूल्स विच कंटेन सेलुलर सीक्रेशन। इसका काम होता है एंजाइम्स वगैरह को सीक्रेट कराना, एंजाइम्स को, प्रोटीन को, लैक्टोप्रोटीन ऑफ मिल्क जिससे लैक्टेशन कहते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग द फीडिंग। ओके, नेक्स्ट इज योर लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स को क्या कहा गया है, सुसाइडल बैग्स कहा गया है, और दे आर कॉल्ड अ टर्म स्कैवेंजर्स। वाई दे आर कॉल्ड अ टर्म सुसाइडल बैग्स, इनको सुसाइडल बैग्स क्यों कहा गया है, सपोज पर डे नंबर ऑफ सेल्स क्या होते हैं बॉडी के अंदर, डाई होते हैं, तो डाई होते हैं वेयर दे शुड बी स्टोर्ड, नो दे कुडंट बी स्टोर्ड। लाइजोसोम्स क्या करता है, उन डेड सेल्स के साथ में क्या करता है, पूरी बॉडी के अंदर उनको डिफ्यूज़ कर देता है, ताकि वो बॉडी फ्लूइड के साथ मिक्स हो जाएं और नए सेल्स बनाने में क्या कर सकें, हेल्प कर सकें। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड अ टर्म डाइजेस्टिव बैग। सेलुलर हाउसकीपर भी इनको कहा जाता है, और स्कैवेंजर्स के साथ साथ इनको सुसाइडल बैग्स के नाम से कई दफ़े एग्जाम्स में आपका इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, ठीक है। दीज एंजाइम्स आर बेसिकली हेल्प इन डाइजेस्टिंग द फूड पार्टिकल्स और द डेड सेल्स विच आर नॉट वर्किंग इनसाइड योर बॉडी प्रॉपर्ली। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड अ टर्म सेलुलर हाउसकीपर और द सेलुलर स्कैवेंजर्स इनको कहा जाता है, सेलुलर स्कैवेंजर इनको कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की। किसकी बात हम करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया की अब हम बात करते हैं। पहले आप इसका डायग्राम देख लीजिए, ठीक है। डायग्राम बहुत इजी है बनाना, ठीक है। हाफ स्लाइस बनाइए, इनसाइड उसको जो इनर वॉल है उसको नंबर ऑफ टर्न्स में आप क्या कर सकते हैं, फोल्ड कर सकते हैं। इस डबल लेयर्ड है, आउटर मेम्ब्रेन का साइज़ जो होता है इनर मेम्ब्रेन के कंपैरिजन में काफ़ी कम होता है, ठीक है। कॉज इनर मेम्ब्रेन नंबर ऑफ फोल्ड्स में होती है, नंबर ऑफ टर्न से कंटेन करती है। इसके अंदर एक मैट्रिक्स फ्लूइड भरा होता है, डीएनए मॉलिक्यूल कंटेन करता है, F1 पार्टिकल ऑक्सीडेशन में हेल्प करते हैं, ऑक्सीसोम्स होते हैं ये, ठीक है। जरा इसकी थ्योरी पे नज़र डालते हैं थोड़ा सा। माइटोकॉन्ड्रिया आर टाइनी बॉडीज़ ऑफ वेरियस शेप की हो सकती हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर ये डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, और हर एक माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन एनवलप कंटेन करती है, ठीक है। जो इनसाइड है वो नंबर ऑफ फोल्ड्स होने की वजह से उसका सरफेस एरिया क्या होता है, ज़्यादा होता है, और हर एक फोल्ड पे स्टर्ड्स डॉट्स मिलेंगी जिन्हें F1 पार्टिकल्स या ऑक्सीसोम्स के नाम से जाना जाता है। व्हाट आर माइटोकॉन्ड्रिया का डेफिनेशन आ जाती है, दे आर साइट ऑफ एनर्जी स्टोरेज, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है, इट स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में क्या करता है, ये एनर्जी को स्टोर करता है, इसीलिए इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। समटाइम्स आपने देखा है कि अगर आप खाना नहीं खाते तो एनर्जी आपको कहाँ से आती है, बॉडी में एनर्जी कहाँ से आ रही है, आपने नहीं खाया, इट्स वेल एंड गुड, बट द थिंग इज़ दैट अब क्या होगा, बॉडी कहाँ से नेक्ट करेगी एनर्जी, जो आपके सेल के अंदर इन द फॉर्म ऑफ ATP माइटोकॉन्ड्रिया ने जो स्टोर कर रखी थी उसको बॉडी क्या करती है, यूटिलाइज करती है। नेक्स्ट आ रहे हो प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स जो होते हैं बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट से आप सभी वाकिफ़ हैं, ये ग्रीन कलर के होते हैं। क्रोमोप्लास्ट वो होते हैं जो अदर देन ग्रीन, जो आपके कलरफुल प्लांट्स होते हैं, जैसे फ्रूट्स में होते हैं, आपके फ्लावर्स वगैरह जो होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, आपके क्रोमोप्लास्ट होते हैं। और ल्यूकोप्लास्ट क्या होते हैं आपके, ल्यूकोप्लास्ट आपके वो होते हैं जो बेसिकली जिनका कोई भी कलर आपका नहीं होता है, जिनका कोई भी आपका कलर नहीं होता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट आपको क्लियर है। क्लोरोप्लास्ट से आप जानते हैं, क्लोरोप्लास्ट बेसिकली हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में। क्लोरोप्लास्ट आर द किचन ऑफ सेल्स, ठीक है, क्योंकि ग्रीन होने की वजह से सनलाइट को ट्रैप करते हैं और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट आ रहे हो वैक्यूल्स। वैक्यूल्स जो है फ्लूइड से फिल्ड होती हैं, मेम्ब्रेन बाउंड होती हैं, और बेसिकली प्लांट जो है, प्लांट की पूरी बॉडी जो है 90% किससे बनी हुई है, वैक्यूल से बनी हुई होती है। एनिमल्स के अंदर या तो होती नहीं है, होती हैं तो वो टेम्परेरी फॉर्म होती हैं, फिर डिफ्यूज़ हो जाती हैं, ठीक है। एनिमल सेल और प्लांट सेल में आप डिफ्रेंशिएट अपने आप कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके या
नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके आप इन पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकते हैं। फॉर मोर क्वेरी, फॉर मोर क्वेश्चन, जस्ट फॉलो माय टेलीग्राम चैनल दैट्स कॉल्ड प्रीति चौधरी साइंस क्लास और देयर। आप लोग मुझे सर्च कर सकते हैं। अगर किसी को की सॉफ्ट कॉपी चाहिए प्लीज़ आप मुझे अपनी प्रॉब्लम्स भेजिए टेलीग्राम चैनल पे, आप मुझे फॉलो करके वहाँ पे अपनी प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।